ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में कारोबार सुगमता के 9 वर्ष पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं सुषमा रामचंद्रन, वरिष्ठ पत्रकार, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार। भारत में व्यापार करने में सरलता के 9 वर्ष के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अमित जी। सुषमा जी, किस तरह से देखते हैं 9 वर्षों में व्यापारिक गतिविधियों को करने में जो एक आम परेशानी पहले कही जाती थी उसमें कितना सुधार हुआ है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको भाषा में कहा जाए कि व्यापार करने में इतनी सारी दिक्कतें जो पेश आती थी, क्या वाकई में अब उसमें बहुत फेरबदल हुआ है और बहुत लंबा रास्ता हमने तय कर लिया है इन 9 वर्षों में? अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, 2014-15 में $45 बिलियन हमारे देश में आए थे एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में इससे वर्चुअली डबल आया था, $83 बिलियन आ गए। इस दौरान कितना बदलाव आया है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स इतने आए। इसके बारे में अब हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बारे में तो बात की नहीं है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादातर जब लोग बात करते हैं कि जो बाहर से आते हैं लोग, यहाँ आके उनको काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि हमारे अपने देश के उद्योगपतियों को ये इन मुश्किलों को सामना नहीं करना पड़ता, उनको भी काफी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। तो काफी बदलाव, बहुत बदलाव आए हैं। तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था और जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते, वो है कि इस सरकार ने जो 2000 पुराने जो कानून थे उनको उन्होंने खत्म कर दिया। ये कॉलोनियल एरर के जो कानून थे, और उसकी वजह से जब भी हम कोई कुछ भी प्रोजेक्ट शुरुआत करनी थी तो इन कानून के तहत हमें काफी अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस, हालांकि वो उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि कानून थे रूल बुक में, तो उनका मतलब पालन करना पड़ता था। तो ये तो उन्होंने एक तो हटा दिए, बहुत बड़ी चीज की। दूसरी बात ये कि उन्होंने सबसे एक और चीज जिसकी बहुत बड़ी मांग थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, हमारे अपने देश के जो उद्योगपतियों की मांग थी कि ऑनलाइन एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कि आप जहां जा सकते हैं, आपके अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस और जो भी आपकी जो तकलीफें हैं वो भी आप बता सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। तो वो एक ऑनलाइन सिस्टम बन गया है जहां पर आप जा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि हमारा सिस्टम बिल्कुल अच्छा है, अभी भी आगे जाने की जरूरत है। हमें केंद्रीय स्तर पे जो बदलाव आए हैं, जैसे कि ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, उसकी जो देखा देखी शायद स्टेट्स में सबने पूरी तरह नहीं किया, लेकिन कई स्टेट्स ने किया है, कई स्टेट्स ने नहीं किया। जहां नहीं किया वहां पर अभी भी काफी मुश्किलें आ रही हैं जी, बिल्कुल, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जनरली। जी, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, तो एक चीज मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम टैक्सेशन में वैट की रिजीम, वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, जिसको 2016-17 में बदलकर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रिजीम लाया गया। और उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी जिस तरह से आपने बताया, बहुत सारी स्टेट्स ने शुरुआत में इसको अपनाने में काफी हिचक दिखाई थी। धीरे धीरे जब उनको ये पता चला कि इसमें इसके फायदे हैं और केंद्रीय सरकार की तरफ से इसमें कितनी सारी उनको सहायता भी दी जा रही है, जब तक कि उनको रेवेन्यू लॉस होने की एक आशंका जताई जा रही थी। और इस बीच में एक चीज और मैं यहाँ पे करूंगा, जब 2018-19 का इसका आंकड़ा देखते तो तकरीबन जो था 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का मासिक कलेक्शन हुआ करता था, एवरेज मंथली, जो अप्रैल 2023 में, यानी इससे भी सिर्फ 2 महीने पहले 1,87,000 करोड़ रुपया बढ़कर हो गया। ये तो इतना अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं व्यापार तो बढ़ ही रहा है, सीधा से माना जा सकता है। तो बहुत जैसे उदाहरण, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें खासतौर पे जो मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं और छोटे उद्योगपति या छोटे उद्यमियों के लिए जो सहायता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और क्योंकि हमने बीच में इस 9 वर्षों में बीच में हमने बहुत कठिन समय, जब कोरोना काल आया, पेंडेमिक का काल आया, उसमें सारी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व बंद हो गया था। ऐसे दौर में बिल्कुल किस कदर कठिनाइयों से जूझता हुआ व्यापार हमारा या व्यापारी हमारे आगे बढ़े हैं, उसके बारे में जरूर थोड़ा सा आप बता पाएं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अच्छा, जीएसटी के बारे में तो आप सब बता दिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो 20 साल से इसके ऊपर बहस चल रही थी, इसके ऊपर बहुत बातचीत चल रही थी हमारे पूरे देश में, और अल्टीमेटली इस सरकार ने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद जैसे आपने बात की, ये छोटे उद्योगों की, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जिसको एमएसएमई कहते हैं, इनके लिए काफी तकलीफ का वक्त हमेशा से मुश्किल होती थी। उनको बैंक जाने में
लोन्स लेने की तकलीफ होती थी, मार्केटिंग की होती थी, तो हर चीज में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती क्योंकि छोटे उद्योगपति थे। इस दौरान ये 8-9 साल में जो एक बहुत बड़ी चीज की है कि जो कर्ज मिलता है वो एमएसएमईज के लिए एक स्पेशल विंडो बनाई गई है जिससे एमएसएमईज अपना कर्ज ले सकते हैं, अपना लोन्स ले सकते हैं, वो कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं, सब्सिडाइज लोन ले सकते हैं। काफी स्कीम्स आई हैं और इसका बहुत बड़ा असर हुआ है एमएसएमई क्षेत्र में और वो उन्होंने इसका काफी फायदा लिया है। अगर आप देखें कोरोना काल में जब आपने बात की, उस वक्त जब विश्व भर में लोगों ने पैकेजेस मतलब रिलीफ पैकेजेस किए अपने लोगों के लिए, तो हमारे देश में खासकर एमएसएमई के लिए क्रेडिट की जो काफी रिलीफ दी थी, जिन लोगों ने कर्ज लिया था उनके लिए इंटरेस्ट रिलीफ मिला था, वेवर ऑफ इंटरेस्ट, और जो अगर उन्होंने फ्रेश लोन्स लेने थे उसके लिए भी राहत मिली हुई थी। जी, तो ये एमएसएमईज के लिए बहुत, जिस वक्त जैसे आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल का सामना देखना पड़ा सारे देश में, तो एमएसएमईज को उस वक्त राहत मिली थी। जी, जिस तरह से आपने बताया कि पेंडेमिक में दो चीजें मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि पेंडेमिक के काल में ऐसे बहुत सारे आम उपभोक्ता जिन्होंने छोटे छोटे लोन लिए हुए थे, जिनके पास आय का जरिया नहीं था, तो सरकार ने उनको भी 2 महीने तक अपनी ईएमआई देने में छूट दी थी। इसके साथ ही साथ सभी व्यापारियों के लिए भी इस तरह की थी जिनके पास व्यापारिक लोन थे, जिनकी हर महीने की किस्त बनती थी या उनकी कोई लिमिट्स थी, तो जिसमें भी उनको हर महीने एक निश्चित धनराशि देनी पड़ती थी, उसमें भी 2 महीने की छूट दी गई। उसके बाद उनके पास ये भी था कि वो सारे के सारे अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकें, इसके लिए भी उनको एक फैसिलिटी दी गई और एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम दी गई, खासतौर पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, बिल्कुल, ये 8.25% से 9.5% के ब्याज दरों पे उनको ऋण उपलब्ध कराया गया ताकि वो अपने आप को दोबारा से पुनरुद्धार कर सकें, वापस से खड़े हो सकें। और इसके साथ साथ एमएसएमई में एक और जो बहुत लुभावना है वो है इमरजेंसी एमएसएमई के लिए 45 दिन की गारंटीड पेमेंट स्कीम लागू की गई है। अगर वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है एमएसएमई उद्यम में, तो अगर 45 दिन के अंदर उनको जहां पे भी सरकारी तंत्र में अगर उन्होंने सप्लाई किया या निजी तंत्र में भी, तो वहां से अगर उनको पेमेंट नहीं मिलती है तो सरकार ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि जहां से उनको पेमेंट समय से नहीं मिल पा रही है। तो 45 दिन के बाद अगर होती है तो उसमें कहीं न कहीं एक पेनल्टी या शुल्कों का प्रावधान भी सरकार की तरफ से किया गया है, जो मैं समझता हूं बहुत बड़ी राहत है कि सरकार छोटे उद्यमियों के लिए इतनी एक सरलता के साथ उनको अपनी उपलब्धता निश्चित करा रही है। हाँ, बिल्कुल, आपने ये जो डिटेल्स आपने बताई बहुत ही फायदेमंद थी उस वक्त। और जैसे मैंने कहा, और किसी देश ने ऐसा फोकस नहीं किया ये छोटे उद्यमी के ऊपर। उन्होंने जो काफी देशों में कैश ट्रांसफर्स वगैरह हुए लोगों को, लेकिन इस तरह का जो फोकस एमएसएमई के ऊपर हुआ, और खासकर उस वक्त जो सर्विस इंडस्ट्रीज थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। उनके मतलब पूरे जो देश भर में सारे उद्यमी बंद हो रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, व्यापारी बड़े दुखी थे। लेकिन ये जो कदम थे जो आपने अभी इन्यूमरेट किए हैं, इनसे बहुत ही मदद मिली और राहत मिली उस वक्त जबकि बहुत मुश्किल का वक्त था। और अब आप देखें, इसका असर ये है कि जो रेवेन्यू इनफ्लो अभी आ रहा है जीएसटी, ये इन्हीं लोगों से आ रहा है। बड़े उद्यमी से तो आता ही है, लेकिन रेवेन्यू इनफ्लो छोटे उद्यमी से भी आता है। और जीएसटी का पैटर्न अगर आप देखें, जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये इसके टैक्स पेयर्स जो थे और ये इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स 66 लाख टैक्स पेयर्स थे 2017 में, लेकिन अब करीबन 1.5 करोड़ 1.4 करोड़ के टैक्स पेयर्स हैं 2022 के जो आंकड़ा है। जी, तो इतना बढ़ावा हुआ है कि सारे जो टैक्स पेयर्स हैं छोटे उद्यमी, आपको मालूम ही होगा उस वक्त पहले के दिनों में वो ये टैक्स नहीं देते थे क्योंकि बहुत मुश्किलें आती थी उनमें, उनको रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस, वो कहते थे ये सब छोड़ो, हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन जब आसान हुआ जीएसटी में तो उन्होंने टैक्स देना शुरू किया, और ये जो आपने सारे जो रिलीफ मेजर्स बताए हैं उनकी वजह से उनकी जो बिजनेस है बढ़ती गई। इसके साथ ही सरकार ने बहुत सारे जो कॉम्प्लाइंसेस थे, जो मैंडेटरी कॉम्प्लाइंस या अनिवार्य उनकी चीजें होती थी, जिस तरह से आपको उपभोक्ता को या एक उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को ईपीएफ में जो अंशदान था उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उन सबके लिए भी पेंडेमिक काल में तो खैर बहुत सारी राहत दी ही दी, लेकिन अभी भी इसको इतना सरल कर दिया गया है जिससे कि नए, और आपको जिस तरह से रोजगार वृद्धि के बारे में अगर बात करें तो ईपीएफ में इतने सारे नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पता चलता है कि कहीं
कहीं ना कहीं हम अपने जो निचला वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सरकार तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात जो डिजिटलाइजेशन के बारे में हम ये सोचते थे कि एक छोटा चाहे हमारा वो पड़ोस में सब्जी वाला है या एक छोटा ग्रोसरी शॉप वाला है, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये डिजिटल पेमेंट कहाँ से सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल सेवा को बढ़ाने में सरकार ने जो एक कदम उठाए हैं, शायद विश्वव्यापी दौर में इतनी तेजी से इस बारे में कहीं भी बात करना बहुत ही मुश्किल होगा, इतनी तेजी से करना। और वो वर्ग भी जो शायद उतना टैक्स सेवी नहीं है लेकिन उसको भी बखूबी उपयोग कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस वक्त हमारा देश विश्व भर में प्रथम स्थान पे है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अगर आप देखें 2022-23 का जो आंकड़ा है कि 139 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुई हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस। तो इससे पता चलता है, मेरे ख्याल में कुछ का आप कंपैरिजन ले शायद 3-4 बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, और जितने हमारे ट्रांजैक्शंस है उनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर आप अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस वगैरह इकट्ठा लें तो तभी उनका हमारे मुकाबले में आता है। और ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं इनसे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत असर होता है। जो हमारे यहाँ उद्योगपति आते हैं बाहर के देशों में, उनको इतनी आसानी होती है अपना काम शुरू करने में और अपना काम बढ़ावा देने में, और हमारे अपने उद्योगपति को भी यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन से। और जैसे आपने कहा ये तो अब बिल्कुल नीचे वर्ग से ऊपर, बिल्कुल जब सबसे अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी सब डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश में करते हैं। इसका फायदा भी ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपका बिजली का बिल है तो आप देख सकते हैं कि वो कितने का था, कितना हुआ और आपको किस तारीख को उसकी पेमेंट्स करनी है। इसी तरीके से आप अपनी टैक्स की लायबिलिटीज का भी गणना कर सकते हैं, उसको सही समय पर चुका सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और पारदर्शिता बढ़ने से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को और हर उद्योग को बहुत सरलता महसूस होती है। ये टैक्स के मामले में हमेशा हमारे देश में थोड़े से लोग डरते हैं कि टैक्स, हमारे जो इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस है, उनमें हम किस तरह ये कॉर्पोरेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से और जबकि इस दौर में कॉर्पोरेट टैक्स की 35% से जो ज्यादा की दर थी उसको घटा के 22.5% कर दी गई। कितना बड़ा कदम उठाया। और उसके बावजूद भी सरकार ने अपने खजाने में टैक्स की जो आय थी उसके रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। इस दौरान 9 वर्षों के कार्यकाल में हमने इतने बड़े बदलाव देख लिए, शायद जिसकी की उम्मीद करना बहुत ही मुश्किल होता। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर का सिस्टम था वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसमें हर आदमी एक बार इनकम टैक्स देने से डरने से ज्यादा वो ये महसूस करता था, जहां तक मैं समझता हूं, कि अगर एक बार इसके नेट में आ गए तो कहीं ना कहीं हम परेशानी के सबब हमारे को हो जाएगा। लेकिन आज उसमें जो कॉन्फिडेंस आया है ये बहुत बड़ा एक सबक है सरकार के लिए भी और आम उद्यमियों के लिए भी। जो पहले अब ये जो उन्होंने कहा डिजिटाइजेशन की हमने बात की, ये जो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स और ऑनलाइन जो भी आपने बातचीत करनी है वो सब ऑनलाइन है। फेस टू फेस आपको मिलने की जरूरत नहीं है किसी से, आपको टैक्स ऑफिशियल से बात करने की जरूरत नहीं। आप सब जो आपकी बातचीत है वो ऑनलाइन होगी, सब ट्रांसपेरेंट है। तो इससे बहुत कंफर्ट लेवल मिलता है टैक्स पेयर को। और आय जो इसके बारे में आपने खुद ही बताया कि कितनी रेवेन्यू कलेक्शंस भी बहुत बढ़ गई इसकी वजह से। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक दौर चल रहा है ये निरंतर आगे ही बढ़ता जाएगा और हमारे यहाँ व्यापारिक गतिविधियों को इसमें और सहारा मिलेगा। लेकिन समय की बाध्यता है, तो आज इस चर्चा में आपके पधारने का धन्यवाद। हम इस बारे में और भी चर्चा लगातार करते रहेंगे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में कारोबार सुगमता के 9 वर्ष पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।